गुड मॉर्निंग। नमस्कार सभी को। लास्ट क्लास गुड जो मॉर्निंग सर। थी। जी सर, गुड मॉर्निंग। तो हमने देखा था कि किस तरीके से जो इंट्रोडक्टरी चीज़ें हैं कैंसर की, वो हम लोग समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेटास्टेटिस क्या होता है, एपोप्टोसिस क्या है, जो नेचुरल सेल डेथ होती है, माइटोसिस क्या है, उसके फेज क्या रहते हैं, दूसरे फैक्टर और सेल ग्रोथ वगैरह क्या किस तरीके से, और उनको कैंसर के रिलेटेड। उससे पहले इनिशियली हमने देखा था नियोप्लेसिया, नियोप्लाज्म और अलग अलग टाइप के ट्यूमर्स, बेनाइन, मैलिग्नेंट, फिर उनके डेरिवेटिव्स। जैसे कैंसर में हमने अलग अलग चीज़ें देखी, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ये सब उनके टाइप और सेल के अकॉर्डिंग। ये सब मैंने आपको बताया था, बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या टर्मिनोलॉजी रहती है। जैसे एडिपोज टिश्यूज का कैंसर आप देख रहे हैं, उसका बिनाइन ट्यूमर लाइपोमा होगा। और एडिपोज टिश्यू में न्यूप्लेशिया अगर मैलिग्नेंट होगी तो उसको लाइपोसार्कोमा हम बोलेंगे। ये सब सार्कोमा के एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। और नीचे आप कार्सिनोमा देख रहे हैं। जैसे स्किन का होता है स्क्वेमल एपिथीलियम का स्क्वेमल सेल पेपिलोमा, ये बिनाइन है। और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ये मैलिग्नेंट है। ओमा दोनों में ही लगा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कैंसर है। ये सब चीजें हमने देखी थी। टेराटोमा है, जो एक बिनाइन कंडीशन होती है ज्यादातर केस में, इसको भी मैंने आपको थोड़ा समझाया था। और अब हम एक एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहले एक जो लीवर कैंसर का एक एग्जाम्पल है वो ले रहे हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी, उसकी थ्योरी को समझेंगे। फिर प्रोटोकॉल वाइज भी इसको देखेंगे। उसके बाद फिर हम आगे की चीजें अगले क्लासेस में भी डिस्कस करते रहेंगे। ये हेडिंग वाइज मैंने सब अरेंज किया है, और आज ये पहले वाली स्लाइड पूरी हो जाएगी तो आपको ये ग्रुप में भी मिल जाएगी। इंग्लिश में है, मतलब हिंदी को इंग्लिश के तरीके से लिखा गया। डेवलपमेंट ऑफ लीवर कैंसर, यानी कि लीवर कैंसर का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके पीछे क्या कारण होते हैं। तो क्रोनिक लीवर डैमेज ही सबसे बड़ा कारण है, जिसके होने के कई चीजें हो सकती हैं। ज़्यादातर हेपेटाइटिस बी का बहुत प्रोलोंग इन्फेक्शन, और हेपेटाइटिस वायरल सी जो होता है ये तो बहुत खतरनाक होता है। इसमें तो बहुत सारे केस ही जो है वो मेलिग्नेंसी में चले जाते हैं। प्रोलोंग एल्कोहलिक अब्यूज, बहुत ज़्यादा दिन तक शराब पीना। ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा मोटापे में भी ये चीज़ें हो सकती हैं। सिरोसिस हो सकता है फैटी लीवर में। और अल्फा एफ्लाटोक्सिन या कोई ड्रग के इंडक्शन से भी चीज़ें आ सकती हैं। अब नीचे कुछ कंडीशन लिखी हैं, जैसे क्रोनिक इन्फ्लामेशन। कंटिन्यूअस इन्फ्लामेशन होने से लीवर की सेल डैमेज होती हैं। लीवर की सेल, जिनको हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, उनका डीएनए म्यूटेट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। फाइब्रोसिस और सिरोसिस, कनेक्टिव टिश्यू का ओवरग्रोथ की कंडीशन है ये। सिरोसिस ऑफ लीवर में सिकुड़ता है लीवर धीरे धीरे, और फिर वहां पे मैलिग्नेंट ट्यूमर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स का फॉर्मेशन, जो पैरेंकाइमा होती है लीवर की सरफेस होता है, उसमें नोड्यूल बन जाते हैं। उसकी शेप, उसकी स्मूथनेस खत्म हो जाती है, और वो नोड्यूल ही फिर आगे मेलिग्नेंसी में कन्वर्ट होते हैं। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, ये अलग अलग स्टेज हैं जो
मेलिग्नेंसी को डिफाइन करती हैं। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, HCC, ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। DNA म्यूटेशन और अनकंट्रोल सेल ग्रोथ के कारण ये डेवलप इसका डेवलपमेंट होता है। फिर कैंसर में हमेशा हम ग्रेडिंग की बात करते हैं। ग्रेडिंग आप देख रहे हैं नीचे, स्टेज और ग्रेड की बात करते हैं तो दोनों चीज़ों को ही यहाँ डिफाइन किया गया है। ग्रेड का मतलब है उसकी इंटेंसिटी और उसकी ग्रोथ किस तरीके से चल रही है, उसकी अग्रेसिवनेस क्या है, ये उसकी ग्रेड को डिफाइन करता है। ग्रेड 1 कैंसर सेल नॉर्मली लीवर सेल जैसे दिखते हैं और बहुत स्लोली वो ग्रोथ करते हैं, और इमेजिन स्कैनिंग जो होती है उनमें वो पकड़ में आते नहीं हैं। ग्रेड 2, यहाँ पे जो हेपेटोसाइट्स हैं वो थोड़ा एबनॉर्मल दिखाई देते हैं, या ग्रेड 2 में जब चीजें रहती हैं, या ग्रेड 2 की स्पीड से जब वो बढ़ रहा होता है। ग्रेड 3 की स्पीड से जब बढ़ता है तो सेल और वो काफी जो मेडिसिन एबनॉर्मल आ तरीके वहाँ से। कितना रखे जाते हैं पास सीधा बड़ा सारा वो कितना रखते हैं। माइको फुरको कुंदन जी। और फास्टली ग्रो होते हैं। ग्रेड 4 ये सबसे ज्यादा अग्रेसिव टाइप है, जिसमें सेल का डिफरेंशियल बिल्कुल समझ में नहीं आता है, और बहुत तेजी के साथ ग्रो यहाँ पे ये जो ट्यूमर है वो देखने को मिलते हैं, या जो लीजन है वो तेजी के साथ बढ़ता है। अब स्टेज एक अलग कंडीशन होती है, स्टेज ऑफ लीवर कैंसर, यानी कि फिलहाल क्या स्थिति है लीजन की, ट्यूमर की, या ऑर्गन की क्या स्थिति है। स्टेज 1 जहाँ पे बहुत छोटा सा ट्यूमर है, और वो ऑर्गन, अभी लीवर की बात करें तो लीवर के अंदर ही लिमिट करता है। स्टेज 2 जहाँ पे मल्टीपल ट्यूमर देखने को मिलते हैं, बहुत बड़े नहीं होते, और जो बड़े ब्लड वेसल्स होते हैं जो सप्लाई करते हैं लीवर सेल को वहां तक, वो एक्चुअली नहीं पहुंचते इस स्टेज 2 तक भी। यहाँ तक की चीजें मैनेज करना बहुत आसान होता है। ये सब रिवर्सिबल चीजें देखी गई हैं, लेकिन ये चीजें पकड़ में आ जाएं तब, ये डायग्नोस हो जाए तब, इनिशियल सिम्टम्स के लेवल पे कोई आइडेंटिफिकेशन हो जाए तब, ये नेचुरल साइंस के थ्रू भी बहुत सारे लोगों के पॉसिबल हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अलग अलग होम्योपैथी में, आयुर्वेदा में, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये इसका डायग्नोसिस यहाँ तक बहुत मुश्किल होता है। ज़्यादातर स्टेज 3 में ही चीज़ों का पता चलता है, जब ब्लड वेसल के साथ अटैच हो जाता है कैंसर सेल, और फिर वो बहुत तेजी के साथ भी फैलता है, और सिम्टम को रिवर्स करना भी मुश्किल होता है, चीज़ों जो है मैनेज करनी मुश्किल हो जाती है। स्टेज 4 जो लास्ट स्टेज इसको बोलते हैं, यहाँ से इन्वेजन भी स्टार्ट होता है, यानी कि मेटास्टेसिस शुरू हो चुका होता है, और जिस तरीके से उसका फैलने का ट्रैक है, जिस टाइप का वो कैंसर है उस तरीके से वो इन्वेड करता है, मेटास्टेट जो है वो करने लगता है। कुछ लिम्फेटिक चैनल के थ्रू करते हैं, कुछ ब्लड के थ्रू करते हैं, और जैसे जो स्किन के हैं वो बेजल सेल कार्सिनोमा है, वो सब स्किन के एक सेल से दूसरे सेल में फैलते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, बेजल सेल कार्सिनोमा, मेलानोमा, मैर्कल सेल, ये सब स्किन के कैंसर हैं जो मैंने आपको बताया अभी। हालांकि ये लीवर में नहीं है, लेकिन फिर भी एक, जैसे भी कोई मेटास्टेटाइज कर सकता है वो उसी तरीके से फैलता है। लीवर का भी वही सीन है। अब नीचे
मेटास्टेसिस ऑफ लीवर के बारे में भी लिखा है, क्योंकि वो टर्म ऊपर आई है तो उसको नीचे समझना जरूरी हो जाता है एकदम से, ताकि जो क्यूरियोसिटी बनी है या जो इंटरेक्शन बना है वो टॉपिक का बना रहे। तो जब मेटास्टेटिक की कंडीशन होती है लीवर कैंसर में, तो ये सबसे पहले लंग्स, बोन और लिम्फ नोड में मेटास्टेटाइज करता है। वास्कुलर इन्वेजन होते हैं, यानी कि ब्लड वेसल के साथ अटैच होते हैं। और ये दोनों मेजर ब्लड वेसल, पोर्टल वैन और हेपेटिक वैन, जो सबसे बड़ा सर्कुलेटरी पार्ट होते हैं लीवर का, इसके थ्रू ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है। लिम्फेटिक स्प्रेड, लिम्फ नोड्स में एंट्री करने के बाद में ये दूसरे ऑर्गन तक भी जाता है। और हर एक ऑर्गन में एंट्री होती है। किडनी और लंग्स ये सबसे ज्यादा प्रोन रहते हैं। हालांकि डाइजेस्टिव ट्रैक में, जैसे मान लो कोई एसोफेजियल कैंसर है या डियोडेनल कैंसर है, वो लीवर में इन्वेट करेगा सबसे पहले, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू। चलिए खैर, पैथोफिजियोलॉजी के कंडीशन पे भी आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये डेवलप होता है। हेपेटोसाइट इंजरी होती है, इन्फ्लामेशन होती है, हेपेटाइटिस वायरस या अल्कोहल से सबसे ज्यादा ये डैमेज देखने को मिलता है। फिर जेनेटिक म्यूटेशन होता है, P53। तो ये सब चीजें रहती हैं। फिर एंजियोजेनेसिस होता है, मतलब जो जो लीजन है, जो ट्यूमर है, वो खुद की उसमें ब्लड वेसल बन जाती है और अपनी ब्लड सप्लाई डेवलप हो जाती है, जिससे वो और तेजी के साथ ग्रो करता है और तेजी के साथ बढ़ता है। और फिर लास्ट में वही इन्वेजन, मेटास्टेसिस होता है। पहले वो लीवर के अंदर ही फैलता है और फिर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इन्वेड करता है, दूसरे ऑर्गन तक जाता है। ये था लीवर कैंसर का जो एक चीज मैंने आपको बताई है। बाकी नीचे जो अब अभी सीट ओपन हुई थी, ये कैरेक्टरिस्टिक थी ट्यूमर की, कि कैसे आइडेंटिफाई करें हम, पैल्पेट करके या इमेजिन के थ्रू या माइक्रोस्कोपिक तरीके से कैसे कर सकते हैं। अब कुछ और आगे की चीजें हम इसमें देखते हैं, जो प्रोटोकॉल बेस चीजें कैंसर में क्या हो सकती हैं। लीवर कैंसर की हमने बात करी है, पैथोफिजियोलॉजिकल लेवल पे हमने इसको देखा है। और सबसे बड़ी चीज है कि सिम्टोमेटिक आइडेंटिफिकेशन भी कुछ लेवल पे हो सकता है। इनिशियली कैंसर के जो सिम्टम हैं वो समझना जरूरी हो जाता है पेशेंट के, खासकर उन लोगों के जो प्रोन हैं, जो जो चीज़ें मैंने अभी आप में बताई, जिनको हेपेटाइटिस बी या सी का इन्फेक्शन हो चुका है, या बी बी जो हेपेटाइटिस बी है वो तो बहुत लंबा कई बार चल जाता है। कुछ लोगों में कई पेशेंट ऐसे आते हैं कि उनको जब भी टेस्ट कराएंगे वो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये जो इंजरी है ये लगातार बनी रहे, लगातार होती रहे, ये अल्कोहलिक इंजरी लगातार चलती रहे, तो ये सब चीज़ें वहाँ प्रॉब्लमेटिक रहती हैं। जब हम सिम्टोमेटिक अप्रोच की बात करते हैं, खासकर लीवर कैंसर की ही बात करेंगे अभी पहले। अब हम ऐसे ही कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे डेली, कुछ दिन चलेगा ये हमारा चैप्टर। ये तो टॉपिक है कैंसर वाला। बेसिक चीज़ें मैंने आपको काफ़ी बता दी हैं, कुछ और अगली क्लास में कराऊंगा। क्लास तो रोज एक ही पार्ट में होगी, मतलब लगभग 35 से 40 मिनट बैठेगी हमारी क्लास, 40 मिनट के आसपास।
लेकिन हम इसको धीरे धीरे डिस्कशन में लेके आएंगे। और ये उस तरीके से बिल्कुल नहीं रखा है मैंने, भाई जैसे हम एडवांस की क्लास में करते हैं, एक टॉपिक हो गया, एक या दो क्लास में खत्म कर दिया। ये बिल्कुल पूरे कंप्लीट टॉपिक की तरह है। आपने देखा मैंने पहले भी आपको बेसिक चीजें बताई, और अब एक कैंसर को भी पूरा डिस्कशन में लेके आया हूँ। आप समझिए कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का लेक्चर जो ज्यादातर आप देखते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, पेड चीजें लोग रखते हैं, 1000 2000 रुपए तक चार्ज करते हैं, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको मिलेगा पूरा। अगली थ्योरी रहेगी इसकी और एडवांस रहेगी, वो सेलुलर लेवल पे और डीएनए आरएनए लेवल पे मैं चीज़ों को समझाऊंगा। और उनको रिलेट भी हम कर सकते हैं कि भाई वो इंटरनल फिजियोलॉजिकल चीज़ों में आरएनए डीएनए के और जेनेटिक म्यूटेशन के लेवल पे क्या चीज़ें होती हैं। फिलहाल एक एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे आज। तो जो अर्ली सिम्टम होते हैं, खासकर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, लीवर कैंसर के, इनिशियल स्टेज में बहुत क्लियर नहीं होते, लेकिन अगर इनको आइडेंटिफाई कर लिया जाए और टाइम रहते इंजरी को रोक दिया जाए, खासकर बिना किसी रीजन के वेट लॉस होना, ये सबसे क्लासिक सिम्टम है। बिना किसी रीजन के वेट लॉस होना, इसको ध्यान रखना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। किसी भी टाइप की मैलिग्नेंसी में ये बहुत क्लासिक चीज सामने आती है सबसे पहले। आप डायबिटीज को भी एक टाइप का कैंसर ही मान के चलिए। हालांकि वो है नहीं मैलिग्नेंसी, लेकिन वो कंडीशन बहुत खराब है, पूरे शरीर को वो खाती रहती है। वो भी खराब सिचुएशन है, उसमें भी ऐसे ही वेटलेस होता है। लेकिन यहाँ अर्ली स्टेज के क्लासिकल सिम्टम की बात करते हैं जो ज़्यादातर नज़रअंदाज रहते हैं, जिसमें फटीग है, थकान, वेट लॉस के बाद बिना किसी कारण के वेट लॉस और बहुत ज़्यादा थकान, अचानक भूख कम हो जाना और लगातार वो कम ही बने रहना, पेट में डिस्कम्फर्ट महसूस देना, स्टूल की टेंडेंसी पूरे तरीके से चेंज हो जाना। स्टूल की टेंडेंसी का मतलब है कि पेशेंट अगर पिछले 1 2 साल पहले अपना स्टूल को एग्जामिन करेगा तो उसका कलर चेंज मिलेगा उसको, उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो चेंज मिलेगी, उसको बहुत ज़्यादा चेंज मिलेगी, उसकी हैबिट चेंज हो जाएगी। ये 3 4 सिम्टम बहुत तेजी के साथ डेवलप होते हैं और लगातार परसिस्ट करते हैं, लगातार बने रहते हैं। यहाँ हमें लीवर इंजरी का ध्यान रखना चाहिए। प्रोग्रेसिव जब होता है या स्टेज जब चेंज होती है तो फिर चीज़ें दूसरे तरीके से डेवलप होने लगती हैं, जिसमें जॉन्डिस आएगा पहले, असाइटिस आएगा, पेट में पानी भरना, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। लेकिन इनिशियली जो सिम्टम है उनके बाद ये चीज़ें, कुछ साल बाद ये चीज़ें रहती हैं, और फिर ये तेजी के साथ स्प्रेड होता है। राइट अपर जो स्टमक का रीजन है, पेट का रीजन है, राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन के एरिया में पेन रहेगा, प्रेशर फील होगा बहुत ज़्यादा, मसल वेस्ट होने लगेंगी, मेटाबॉलिज्म पुअर होने की वजह से न्यूट्रिशन वैल्यूज प्रॉपर नहीं रहेंगी, खासकर हाथ और पैर की जो मसल्स हैं वो बहुत तेजी के साथ लूज होंगी, और पेट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। इचिंग, प्रूराइटस, क्योंकि जो बाइल सोल्ट है वो स्किन में डिपॉजिट होने लगता है, और जो इचिंग है, जो ड्राई इचिंग है, वो पूरे शरीर में डेवलप होने लगती है। परसिस्टेंट फीवर, क्रोनिक इन्फ्लामेशन रहने की वजह से पूरे शरीर में दिन भर फीवर महसूस देगा। शोल्डर पेन रहेगा, राइट शोल्डर पेन, रेफर्ड पेन रहेगा, क्योंकि लीवर के नर्व्स डायफ्राम के थ्रू शोल्डर के एरिया तक सिग्नल भेजते हैं।
इसलिए मैंने आपको कई बार बताया कि स्क्रोफलोसो 2 S2 को राइट शोल्डर पेन में फैटी लीवर के पेशेंट को देने से बहुत जल्दी आराम लगता है, क्योंकि वो असर डालती है लीवर पे और ये पेन महसूस देता है शोल्डर में। तो स्क्रोफलोसो 2 S2 C2 200 बहुत जल्दी से उनमें रिलीफ करता है। तो जो हाई रिस्क सस्पिशियस पेशेंट हैं, जैसे क्रोनिक हेपेटाइटिस बी या सी का इन्फेक्शन, सिरोसिस ऑफ लीवर, एल्कोहलिक या नॉन अल्कोहलिक, किसी को भी सिरोसिस है, ग्रेड 3 फैटी लीवर लगातार बना रहे, कंटेमिनेटेड फूड लगातार खाने से, इवन आयरन ओवरलोड से भी ये चीजें डिस्टर्ब रहती हैं। हेमोक्रोमेटोसिस उसको बोलते हैं। ये सब चीजें ध्यान में रख के, सिम्टोमेटिकली चीजों को आइडेंटिफाई करके, क्योंकि हम जो टेस्ट कैंसर के लिए होते हैं उनके बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं रहते हैं। कोई करके ले आया है तो क्योंकि बहुत तेजी के साथ इन्वेड करता है, फिर उसको लीजन को, ट्यूमर को एक बार छेड़ देने के बाद में, ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। चाहे अर्ली स्टेज है या इंटरमीडिएट स्टेज है, बीच वाली स्टेज भी रहती है। अच्छा, परसिस्ट, अगर नोजिया वोमिटिंग परसिस्ट करे, एपेटाइट कम है, वेट लॉस हो रहा है, लो ग्रेड फीवर है, राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन में पेन है, और नोसिया भी बना हुआ है साथ में, उल्टी का मन, तो फिर तो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए। फिर तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं मेलिग्नेंसी के। हाँ, जो दवाई चल रही है, जो सब जगह घूम के आया है, तो वो तो लास्ट स्टेज में ही आया है आपके पास। या तो मेटास्टेटिस हो चुका है या बस होने ही वाला है। तो उसकी जो दवाई चल रही है वो तो चलते रहने ही देनी पड़ेंगी आपको। दोनों मेडिसिन ही चलानी पड़ेंगी, क्योंकि वो डिपेंडेंट हो चुका है। एक बात बंद करेंगे तो धीरे धीरे बंद करेंगे, पहले इम्प्रूवमेंट करेंगे चीजें किसी भी लेवल पे। और डाइट भी बहुत मायने रखती है, डाइट को भी डिस्कस करेंगे। पहले आपको मैं, हम अपने लेवल पे क्या चीजें देंगे वो उस चीज का सबसे पहले ध्यान रखेंगे। सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज है कॉम्प्रेस, हॉट कॉम्प्रेस कराइए। डाइट भी बताऊंगा, अभी डाइट भी बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट, जो पर्टिकुलर आप उसको कह सकते हैं। कॉम्प्रेस तो हमारा जो नॉर्मल जनरल कॉम्प्रेस है वही रहता है, A2 S5 C5 F2 एंड WE का D4 में हॉट कॉम्प्रेस यहाँ पे रहेगा। कुछ और नेचुरल चीजें भी बताऊंगा आपको, इस इनमें पेशेंट को क्या हमें देनी है। इसके बाद S2 C5 A2 वैन 1, इसको 200 में आप चलाएंगे। दिन में 2 बार 3 बार भी दे सकते हैं, ये पेन को भी मैनेज करेगा
और जो स्प्रेड होने वाली सिचुएशन है उसको रोकेगा। साथ में एपोप्टोसिस को इंड्यूस कराने के लिए भी मेडिसिन हम चलाएंगे। लेकिन पहले जो स्प्रेड हो रहा है उस चीज़ों को रोकना जरूरी है। इन्वेजन को रोकना जरूरी है और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करना जरूरी है। जो इंजरी हो रही है उसको रोकना जरूरी है। रीजनरेशन का सवाल नहीं है अभी। अभी पहले जो नुकसान हो रहा है उसको रोकने का सवाल है। अब वाइट इलेक्ट्रिसिटी मैंने अभी पढ़ाया था आप लोगों को, खासकर सुबह वाले बैच की मैं बात करूं। इस बार प्लांट पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया था कैंसर के रिलेटेड। तो डब्ल्यू में बहुत बढ़िया, टेक्सास बकाटा बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, आर्निका मोंटाना भी है। तो वाइट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे डब्ल्यू को आप L2 के साथ में दे सकते हैं या सिंगल डब्ल्यू भी देंगे। ये आपको D4 में देना है और लगभग 10 ग्लोब्यूल्स पेशेंट को देने। दिन में 3 बार आप इसको दे सकते हैं खाना खाने के पहले, जो बहुत सारी सिचुएशन को मैनेज करेगा न्यूट्रिशन लेवल पे और अपोप्टोसिस को इंड्यूस कराने में। दूसरा, आप लीवर का प्रोटोकॉल की तरफ आते हैं हम। S5, C10, F1। दर्द है तो वर्वन भी ऐड कर देंगे या अपने कॉम्प्रेस में आप वर्वन ऐड कर सकते हैं यहाँ, पेन के लिए अच्छा रहेगा ये भी। S10, C10, F1। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का सिलेक्शन आपका अलग अलग तरीके से रह सकता है, लेकिन यहाँ ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी ही सबसे बढ़िया चॉइस रहेगी। ये भी आपको 200 से स्टार्ट करना है। इसको धीरे धीरे फिर वापस लेके आना है। हेपेटोसेलुलर इंजरी को रोकना है, प्रिवेंट करना है। हालांकि प्लांट बेस पे अगर हम देखें, हमने बहुत सारे प्लांट इसमें यूज कर लिए हैं अभी। फाइटोलक का डी कैंड्रा हमने यूज किया है, कैंसरेसोफाई में है, जी में भी है शायद। टेक्सास बकाटा हमने यूज किया है, डब्ल्यू में है। चेलिडोनियम यूज किया है, C10 में है। हालांकि 200 में यूज किया है, जहाँ पे रेमेडियल पार्ट का इफेक्ट तो नहीं रहता है, डायनेमिक पावर ही प्लांट की मिलती है या रेमेडी की मिलती है। लेकिन इनिशियली हमें वही चीजें यहाँ पे रोकनी है, उसको स्प्रेड होने से रोकना है। लाइकोपोडियम का यूज किया हमने स्क्रोफलोसो 2 में। थूजा का यूज किया हमने वेनेरियो 1 में। बाकी न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए हमने L2W का यूज किया है। इसके अलावा सिम्टोमेटिक चीजें जो भी हैं वो आपको यूज करनी है। अगर पेट में पानी भरने की सिचुएशन है, असाइटिस है, बहुत ज़्यादा पानी भरा है, तो उसको निकलवाना भी पड़ सकता है। वो प्रोसीजर आप नहीं कर पाएंगे लेकिन उसको करवा सकते हैं। और आगे ना भरे उसके लिए आप हमारा प्रोटोकॉल S2, ये N1 वाला चल ही रहा है 200 में, इसमें ब्लू इलेक्ट्रिसिटी और ऐड कर देंगे आप D4 में। ब्लू इलेक्ट्रिसिटी इसी में D4 में ऐड कर देंगे, नहीं तो S6 और B को D4 में दे देंगे, थोड़ा यूरिन आउटपुट बढ़ाने के लिए। बाकी सिम्टोमेटिकली और स्टेज पे डिपेंड करेगा। इन जनरली आप ऐसे देंगे जैसे हमारे पास आता है। और इनिशियल लेवल के सिम्टम पेशेंट को मिलते हैं, जो मैंने आपको बताया शुरू में अभी। इनिशियल जो सिम्टम आते हैं पेशेंट में, कंफर्म नहीं हुआ है ना कोई रिपोर्ट है, तो आप उसको जनरल ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए सिम्टोमेटिकली बेसिस पे ही। थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट चलेगा लेकिन वो रिवर्स हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड ग्रेड का, भले ही कोई टेस्ट ना कराया हो। सिम्टोमेटिक बेस पे जो मैंने आपको बताए हैं 4-5 क्लासिक सिम्टम, उन पे आप चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ जो आयुर्वेदिक अप्रोच है वो बताता हूँ, जो चलना चाहिए इसमें। और जो मैंने कुछ लोगों को दिया है, बहुत अच्छा सर्वाइवल उनका रहा है। हालांकि 3rd 4th ग्रेड में पेशेंट को बचाना तो मुश्किल ही हो जाता है, लेकिन जब उसको बोल दिया गया एम्स से या कहीं से भी कि भाई अब
हमारे पास बेड भी नहीं है और इन पे ज़्यादा समय भी नहीं है। तो नेचुरल चीज़ों को लेके या सब चीज़ों को लेके अगर सर्वाइवल बढ़ जाए तो वो अच्छी बात रहती है। इसमें दो तीन चीज़ों के एक्सट्रैक्ट या गोलियां आपको मिल जाएं, जैसे भूमि आंवला है, मैं लिख देता हूँ। भूमि आंवला, पुनर्नवा और काल मेघ, ये तीन प्लांट हैं, तीन पौधे हैं जिनका एक्सट्रैक्ट भी आप यूज कर सकते हैं। इनसे बनी हुई गोलियां भी आप यूज कर सकते हैं। और ये जो भी आपको मिल जाए, हर्बल प्लांट्स या सप्लीमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और पतंजलि का लिवोग्रिट, और एक उससे पहले टैबलेट, एक और टैबलेट है उसकी पता नहीं, एक टैबलेट मैंने बैद्यनाथ का भी ट्राई किया है हेपेटाइटिस के केस में भी बहुत सारे पेशेंट पे, तो उसके बढ़िया रिजल्ट आते हैं, जिनमें ये रहते ही हैं हमेशा। लिवोग्रिट है, लिवामृत है, ये सब अच्छा काम करते हैं। लिव 52 भी अच्छा काम करता है, वो यूनानी दवाई है, हिमालय की है शायद, वो भी ठीक काम करता है। लेकिन ये तीनों प्लांट जिसमें भी हैं, जिस भी कंपनी का है, आपको वो पेशेंट को देने चाहिए, चाहे प्रिस्क्राइब कर दीजिए, चाहे आपके पास आप रख के रखते हैं तो रख सकते हैं। मैं बाहर से ही लिखता हूँ हमेशा, लेकिन ये बढ़िया काम करते हैं ऐसे पेशेंट में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि उसको हर एक लेवल पे ट्रीटमेंट देना जरूरी है। हर्बल लेवल की बात कर रहा हूँ। और डाइटरी जो चीज़ें हैं वो लगातार जारी रहेंगी। जो हर्बल जूसेस रहते हैं अलग अलग पत्तियों के, वो बहुत बढ़िया हैं। इसमें नीम की पत्ती है, करी पत्ती है, करी लीव्स जिसको बोलते हैं। आंवला भी बहुत बढ़िया हेपेटो प्रोटेक्टिव है, जो बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट रखते हैं। फ्रेश लीव्स बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट फ्रेश लीव्स। तो जो कंज्यूमेबल है, जो खाई जा सकती हैं, उन सभी फ्रेश लीव्स को यूज करना चाहिए। चीनी, 100% मिठाई कट कर देनी चाहिए डाइट में से पेशेंट के। और उनको हर्बल सप्लीमेंट, हर्बल जूसेस पे अपनी रेमेडी के साथ रखना चाहिए। हाँ, एल्केलाइन की बात कर रहे हैं। तो उसको ज्यादा से ज्यादा चीजें ये कट कर दो, यानी कि जो कैंसर की खुराक है वो बंद कर दो पूरे तरीके से। ट्यूमर जो बढ़ता है वो कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज्यादा बढ़ेगा, वो पूरे तरीके से कट कर दीजिए। 100% कर दीजिए। पेशेंट भले ही वीक होता चला जाए वो थोड़े दिन के लिए, लेकिन आप देखेंगे, वीक होता चला जाए या वहीं का वहीं रुक जाए, लेकिन आप देखेंगे कि वो भी, कैंसर भी जो स्प्रेड होना बंद हो जाए। मीटिंग एंड होने वाली है, आज इतना ही रखेंगे हम लोग। और कल फिर नए टॉपिक के साथ और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सेलुलर और आरएनए डीएनए लेवल पे डिस्कस करेंगे। टाइम रहेगा तो कोई एक और ऐसा ही एग्जाम्पल भी हम लेके उसको डिस्कस करेंगे। और डाइट को भी प्रॉपरली, ये जो डाइट मैंने बताई है तो सभी केस में चलेगी, केवल एक में नहीं, वो सभी केस में रहेगी। सप्लीमेंट, हर्बल सप्लीमेंट चेंज होते रहेंगे, ये मैं बताते रहूंगा आपको, जो भी इंपॉर्टेंट केस हम डिस्कस करेंगे उन सब के बारे में। सेकंड सेमेस्टर चालू होगा सर अभी इस मंथ के लास्ट में, जल्दी ही उसका एडवर्टीजमेंट निकालूंगा मैं।